चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और हम एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। हमने कुछ सर्किट्स पहले पढ़े हैं। पहले हमने एसी सर्किट्स पढ़े हैं कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सेकंड सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, थर्ड सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, and then combination of two RL series circuit, RC series circuit and LC series circuit. Now the last circuit is LCR series circuit or RLC series circuit. So the last circuit is LCR series circuit. Either you can write LCR or RLC series circuit. As you all know, there are three components now in RLC circuit. This is R, this is L and this is inductance. L and this is capacitance connected across a source of alternating EMF, right? This is alternating EMF, that is E is equal to E naught sine omega t. Sine omega t. This is R, this is L and this is C, and all the three are connected in C. अब देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। जब हमने इंडिपेंडेंट किए थे आर एल और सी, ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। डायरेक्ट मेथड से क्या निकाला था हमने, वोल्टेज दिया था, करंट को इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था। अब तो हम फेजर डायग्राम की हेल्प से कर रहे हैं। फेजर डायग्राम्स में क्या करना होता है, पहले तीन रिजल्ट आपको इंडिपेंडेंटली आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट बताइए, आर ओनली का क्या था, आर ओनली वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। कौन सा वाला वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, और वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। और एल ओनली में क्या था बच्चों, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज वी एल किसके इक्वल था, आई नॉट एक्सएल। एक्सएल सब बच्चे जानते हैं, ओमेगा एल इंटू 2 पाई न्यू एल, ये भी ले सकते हो। एंड हियर वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एल ओनली। एंड इन केस ऑफ सी ओनली, VC is equal to I naught into XC, where XC is equal to 1 upon 2 pi mu C, and here voltage lags behind current by phase angle pi by 2। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट सर्किट्स में पढ़ी थी। जब आपने आरएल सर्किट को डिस्कस किया तो ये दोनों पैरामीटर्स यूज कर लिए, दोनों का वेक्टर डायग्राम बना लिया, इसको फेजर डायग्राम किया। जब आपने आरसी लिया तो हमने ये और ये दोनों यूज किए हैं, एलसी में ये दोनों यूज किए हैं। अब आपको एलसीआर सीरीज सर्किट में तीनों यूज करने पड़ेंगे। तो तीनों को देखिए, सबसे पहला सर्किट कौन सा आएगा, लेट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ रादर, E is equal to E naught sine omega t is connected across LCR series circuit. Doesn't matter either, child, you can say LCR series circuit or RLC series circuit. But what can we do? We can just represent the phasor diagram in terms of VL and I, and in terms of I and VC. This is 90 degree, this is pi by 2 and this one is also pi by 2। तो हमने यही बना दिया फेजर डायग्राम। और इसमें क्या आएगा, फॉर रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस ओनली बताइए क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मींस पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। क्या पढ़ा है हमने, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से ये रिजल्ट उठा के ले आए बच्चों हम, और यहां हम लिख रहे हैं V voltage and current are in same phase। कौन से फेज में, सेम फेज में। तो हम यहाँ कह सकते हैं VR और I नॉट दोनों कैसे हैं, सेम फेज में। तो देखिए बच्चों, चाहे आप VR ले लें, I नॉट ले लें, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे तो वो भी दोनों कैसे हैं, आर इन सेम फेज। सेकेंड कौन सा था, फॉर इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस सर्किट के लिए बताइए मैक्सिमम वोल्टेज कितना आया था, मैक्सिमम वोल्टेज आपने VL, यहां से बताओ कितना लिया था, VL इज इक्वल टू आई नॉट XL। बड़ा आसान हो गया बच्चों, अगर हम ये समझ लेते हैं, अगर ये हमें क्लियर हो जाते हैं तीनों सर्किट्स इंडिपेंडेंट, तो आप तीनों के जो भी सर्किट आपको सॉल्व करना है उनमें से वही रिजल्ट्स उठाइए और फेजर डायग्राम बना दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें वेयर XL इज ओमेगा L और 2 पाई न्यू एल, एंड हियर वोल्टेज क्या करता है, लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। ओके, ये रिजल्ट कौन से वाला हो गया, एल वाला हो गया। ये फेजर डायग्राम हो गया। कम टू द थर्ड सर्किट, फॉर कैपेसिटेंस मैक्सिमम
वोल्टेज बताइए VC कितना आ जाएगा I नॉट इंटू XC, और यहाँ XC किसके इक्वल है 1/ω/c 1/2π/μc, और यहाँ लिखेंगे वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट पाई बाई। तो ये तीन रिजल्ट थे, तीनों के तीनों रिजल्ट्स हमने उठा के यहाँ पे ले आए, तीनों हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब हमें फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। फेजर डायग्राम बाय ड्राइंग फेजर डायग्राम। अच्छा, फेजर डायग्राम भी क्यों बना रहे हो? आपको तो तीनों का रिजल्टेंट लेना है। किसका रिजल्टेंट लेना है? VR, VL एंड VC। अच्छा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमने पहले बताया था यहाँ वेक्टर लगा सकते हो, I नॉट पे वेक्टर लगेगा, VL I नॉट, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है थोड़ा। वैसे ये वेक्टर भी है और इसके साथ साथ आपका डायग्राम भी, फेजर डायग्राम भी बना रहे हैं और वेक्टर और लगा दीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तरीका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड अलग निकाल लेते हैं, डायरेक्शन अलग बताते हैं। मैग्नीट्यूड अलग बताया, ये डायरेक्शन बताई, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बताई। अब हम इनका रिजल्टेंट लेंगे, ठीक है, बाय ड्रॉइंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम तीनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, किसका रिजल्टेंट? VR, VL एंड VC, दैट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम यहां लिखें रिजल्टेंट वोल्टेज, बताइए कितना आएगा बच्चों? दैट विल बी E नॉट इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, ये आएगा बच्चों। अब बताओ इसको कैसे निकालें, इसको कैसे सॉल्व करें? डू वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स? नो, वी हैव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ 2 वेक्टर्स ओनली। सो देखिए कैसे बनाओगे। सबसे पहले फेजर डायग्राम को यहाँ ले आइए। ये तो बनेगा आपका VR एंड I, सिंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये बनेगा VL। अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं, O, A, B एंड C। ऑप्शन कौन सा ले रहे हैं? हमने एज्यूम किया है, लेट क्या माना, VL इज ग्रेटर देन VC। If VL is greater than VC, then resultant of VL and VC will be VL minus VC. अब आपके पास you have 3 vectors. First vector is the voltage across R. बताइए both are in same phase है कि नहीं? करंट को स्टैंडर्ड मानते हुए, VR को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानते हुए, अब आप VL को बता रहे हैं, VL इसको लीड कर रहा है I को, या VC इसको क्या करता है, लैग्स बिहाइंड होता है। तो सबसे पहले क्या करो, यू टेक द रिजल्टेंट ऑफ 2 VL एंड VC, और जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा VL और VC का, फिर उसका किसके साथ लेंगे, VR के साथ लेंगे। तो देखिए VL और VC का रिजल्टेंट हम जानते हैं कितना आया था, VL माइनस VC। सपोज दिस पॉइंट इज D, और यहां से ये फिर आपका पैरेललोग्राम लग जाएगा। एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ये दोनों तो आसान हो गए। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ आर in opposite direction, तो greater minus smaller का रूल अप्लाई हो गया। and resultant of VR and VL minus VC, since both are perpendicular to each other, then draw the parallelogram and that will be E naught and this angle will be phi. This angle will be phi. So this is a way to find the resultant. तो सबसे पहले रिजल्टेंट किसका निकाला आपने, VL एंड VC। देखो पहले तो ये फेजर डायग्राम बनाया, तीनों को एक साथ कंबाइन बना लिया आपने। ये VR वाला I वाली डायरेक्शन हो गया, ये VL वाला हो गया, फेज लीड करता है, और ये लेग्स बिहाइंड VC वाला हो गया। और ये हमने एज्यूम कर लिया पहले केस में VL ग्रेटर देन VC। दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर VL ग्रेटर देन VC और VC ग्रेटर देन VL, दोनों से हम करेंगे। तो पहले हमने एज्यूम किया अगर VL की वैल्यू VC से ज्यादा है, देन रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC विल बी VL माइनस VC, एंड रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC विद VR इज गिवन बाय दिस E नॉट, और जिसको हम K से लिखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप निकाल रहे हैं ना, रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC इज इक्वल टू VL माइनस VC, और ये किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ VL, इन द डायरेक्शन ऑफ VL की डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब यहां से इसको हटा देते हैं, इसको हमने यहीं पे लिख दिया बच्चों। किसके लिए है ये, फेजर डायग्राम है जिसमें आपने क्या किया, लेट VL ग्रेटर देन VC, ये वाला डायग्राम हमने लिया है। अब हम दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं, किसका, VR और VL माइनस VC। नाउ रिजल्टेंट, जब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, किसका, ऑफ VR एंड VL माइनस VC, दैट इज E नॉट। इसको हमने सभी में E नॉट से रिप्रेजेंट किया है। इन ऑल द 7 सर्किट्स वी हैव यूज्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज। E नॉट विल बी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर फॉर्मूला √a² + b²।
तो ये आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। वी आर की वैल्यू यहां से उठा लो, बोलो कितना है, आई नॉट आर, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। वी एल कितना है, आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर। आई नॉट कैन बी टेकन आउटसाइड, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। What is our objective? To find I naught. I naught is equal to E naught upon this R square plus XL minus XC whole square। और जो भी E naught को डिवाइड करे उसी का एक नया नाम रख देते हैं आप। उसका नया नाम क्या सीखा था आपने, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 वेयर Z is equal to under root R square plus XL minus XC whole square। और इसका नाम है बच्चों, it is called impedance of LCR series circuit। सीरीज सर्किट। अब देखिए पहले तीन में नाम अलग अलग थे। फर्स्ट थ्री में, पहले में तो क्या था, आर ओनली में तो रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज अपोजिंग। सेकंड वाले में क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अपोजिंग एक्सएल। थर्ड में क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज आल्सो अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। और कॉम्बिनेशन में सबके लिए क्या टर्म आता है, जेड आता है, इंपीडेंस आता है। तो इंपीड मींस, इंपीडेंस मींस, इंपीड मींस होता है टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ आइदर टू और मोर देन टू। तो यहाँ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जब अपोज करते हैं करंट के फ्लो का, तो उस वैल्यू को, उस टर्म को हम इंपीडेंस कहते हैं। और बच्चों सबका ऐसा यूनिट सेम होगी, जो रेजिस्टेंस की है वही एक्सएल की होगी, वही एक्ससी की होगी, और वही किसकी हो जाएगी, जेड की हो जाएगी। इसे कहेंगे इंपीडेंस ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट। तो ये तो इंपीडेंस निकल गया। करंट के एक्सप्रेशन आ गया, देखो करंट के एक्सप्रेशन के साथ साथ जेड की वैल्यू भी मिल गई है। और अब आपको चाहिए विच कंपोनेंट इज लीडिंग, वेदर वोल्टेज इज लीडिंग और लैगिंग बिहाइंड द करंट। बताइए यहाँ क्या लग रहा है आपको, वोल्टेज की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। किसको लीड करेगा, करंट को। आई इन दिस डायरेक्शन, वोल्टेज इन दिस डायरेक्शन, तो कितना लीड करेगा, फ्रॉम फिगर 10-5। बताइए 10-5 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। और 10-5 इक्वल टू आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट इंटू आर। और 10-5 इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, XL माइनस XC अपॉन R। ये 10-5 का रिजल्ट है, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए 10-5 से हम ये डिसाइड करेंगे कि 5 कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इसकी देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, देयर आर 3 केसेस। In this particular case, when VL is greater than VC, under that condition, voltage leads current by angle phi। In this particular case, voltage phi को क्या, phi एंगल से क्या करता है, लीड करता है। इस केस में लीड कर रहा है बच्चों। और अगर हम इसमें दूसरी कंडीशन ले लें, यहाँ पर ये तो एक डायग्राम हो गया इंपीडेंस का। अगर हम इसमें नेक्स्ट केस ले लेते हैं बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज और हम निकालते आ रहे थे, साथ साथ वो भी बताते हैं। कौन से वाली चीज फाइंड कर रहे थे आप, वन मोर पैरामीटर वी आर फाइंडिंग, दैट इज cos phi। Put a start and find cos phi। ठीक है, बताइए cos phi हमने बताया था, आगे जरूरत पड़ेगी। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन बट इट इज r upon z। How you will get cos phi, perpendicular upon base, perpendicular is equal to VL minus VC, not VL। cos phi is this base upon hypotenuse। कितना आएगा, that is VR divided by E naught। What is V the R, I naught R। What is E naught, E naught की वैल्यू यहाँ से I naught into Z, this is cancelled। phi cos phi r upon z। ये पावर फैक्टर आगे बताएंगे, सभी सर्किट डायग्राम में निकाल के आ रहे हैं। इट कम्स आउट r upon z, इट इज cos phi। ओके, चलिए फिलहाल ये डेरिवेशन का पार्ट है, इसलिए हमने स्टार लगा के अलग निकाल दिया आपने। अब इसी का दूसरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। दूसरा फेजर डायग्राम क्या होता है, इफ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इफ VC ग्रेटर देन VL देन व्हाट विल यू डू। सिंपल तरीका हो गया, ये लो, ये तो बन गया VR, देयर इज नो चेंज, I सेम है। अब ये VL है, इसका हम जस्ट इसकी हाइट कम कर देंगे, और ये VC है। ये लो बच्चों, ये VC हो गए, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, C हो गया। एंड दिस टाइम इट इज VC माइनस VL एंड दिस पॉइंट इज एंड नाउ द रिजल्टेंट विल बी दिस। अब ये बनेगा रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना बनेगा, phi बनेगा। दिस इज E नॉट, दिस इज E नॉट। तो कौन से स्टेप में चेंज आएगा बच्चों, इस स्टेप में चेंज आएगा। रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC विल बिकम VC माइनस VL। दिस रिजल्टेंट वोल्टेज of VL and VC, this time it is VC minus VL। in which direction,
इन द डायरेक्शन ऑफ VC, इन द डायरेक्शन ऑफ VC किधर है, नीचे की तरफ। अब ये बड़ा है, बिगर माइनस स्मॉलर, दो वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ग्रेटर माइनस स्मॉलर। नाउ यू हैव टू वेक्टर्स लेफ्ट, VR एंड VC माइनस VL। तो तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेने को हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले दो दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, फिर उसका थर्ड के साथ रिजल्टेंट लेते हैं। तो यहां जैसे आपने VL माइनस VC बनाया था बिकॉज VL ग्रेटर देन VC, यहां आपने VC माइनस VL लिया बिकॉज VC इज ग्रेटर देन VL। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड लीड एंड दिस एंगल इज कॉल्ड लैग बिहाइंड। इट मींस हियर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल फाई। Here voltage leads current by an angle phi। और आप अगला स्टेप कैसे लोगे, फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा। नाउ रिजल्टेंट ऑफ किसका बच्चों, VR एंड VC माइनस VL, दैट इज E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर, दैट इज I naught square R square plus I naught square XC minus XL whole square। और ये I naught अंडर रूट R square plus XC minus XL whole square and this is Z। और I naught is equal to जो भी कंपोनेंट E naught को डिवाइड करेगा उसी को आप इम्पीडेंस कहेंगे E naught by Z। and this is equation number whatsoever may be you can write down इक्वेशन नंबर। अगर वहां से ये डेरिवेशन अलग कर रहे हैं, corresponding step is this one is 4 and this equation is 5 where Z is under root R square plus XC minus XL whole square। यानी कि ये डिफरेंस आ गया। जहां XL माइनस XC है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, XC माइनस XL आ जाएगा, XC माइनस XL आ जाएगा, ये इंपीडेंस निकलेगा। और इसी तरह से आप tan phi भी निकाल सकते हो। वी कैन फाइंड tan phi ऑल्सो। अब देखिए tan phi कैसे निकालेंगे आप। इन दिस केस व्हाट विल बी tan phi। tan phi इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा बेस, दैट इज VR डिवाइडेड बाय इसके इक्वल है ये, नो परपेंडिकुलर दिस वन, परपेंडिकुलर कौन से वाला, ये है VC माइनस VL अपॉन VR, VC माइनस VL अपॉन VR, ये हो जाएगा बच्चों XL डिवाइडेड बाय I नॉट R, I नॉट विल कैंसल आउट अपॉन R, tan phi। दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन नंबर 6। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं। This is the case, this is the derivation in case of VL greater than VC and this is the case of in case of VC greater than VL। If it is mentioned in the question कि you just derive expression when VC greater than VL or VL greater than VC, then you have to derive specifically, otherwise you can take any of these two। derivation में कोई भी दोनों में से एक ले सकते हैं। तो जनरली VL माइनस VC का निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से फेज डायग्राम देखिए, इस वाले फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि फेज में कितना एंगल पॉजिटिव होगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग बिहाइंड करेगा। चलिए देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 ले लीजिए। tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन क्या हो गया बच्चों, R नॉट R, XL माइनस XC हो गया, या इसको VR ले लो, एक ही चीज है बच्चों। अगला स्टेप ले रहे हो तो ये आ जाएगा XC अपॉन R, ये ले लें बच्चों। ओके, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, स्पेशल केसेस। इसका रिजल्ट क्या है, XC ग्रेटर देन XL है ना, तो फाई एंगल क्या करता है, लैग्स बिहाइंड है। तो यहां लिख रहे थे आप वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय विच एंगल, फाई। और इसका क्या रिजल्ट था, वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल फाई। इसका क्या रिजल्ट था बच्चों, वोल्टेज क्या लिखा था हमने, वोल्टेज लीड्स करंट विच एंगल, बाय फेज एंगल फाई। फाई एंगल से लीड करता है। और ये क्या करता है, लैग बिहाइंड। इट मींस सेम सर्किट इन द सीरीज LCR सर्किट, आइदर वोल्टेज कैन लीड और वोल्टेज कैन लैग बिहाइंड द किसको, करंट। अब कौन कौन सी कंडीशंस है, व्हेन VL ग्रेटर देन VC देन लीड करेगा वोल्टेज, व्हेन VC ग्रेटर देन VL देन इट विल लैग बिहाइंड, टोटल वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट। करंट की डायरेक्शन वही है हॉरिजॉन्टल, करंट से पीछे हो गया, वोल्टेज करंट से पीछे हो गया, ये थी करंट की डायरेक्शन, इससे पीछे हो गया। पहले वाले डायग्राम में कैसा था, आगे था। अब देखो इस डायग्राम से हम सारे केसेस निकाल देते हैं। फर्स्ट केसेस फर्स्ट, इफ XL ग्रेटर देन XC then tan phi is equal to positive or phi is equal to positive। and what does positive means,
पॉजिटिव मीन्स वोल्टेज, देखिए एंगल है, ये एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये वोल्टेज की डायरेक्शन है, तो ये एंगल फाई बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव एंगल मीन्स क्या करेगा, वोल्टेज लीड्स करंट, तो यहां लिखेंगे वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है। और इसको कहते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टेंस डोमिनेटेड। इस सर्किट को इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है, और एक्सएल का ज्यादा का मतलब क्या होगा कि इंडक्टेंस क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो ये जो इसका इंडक्टेंस का डोमिनेटिंग सर्किट कहलाता है, जो इसका आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एल की, वो सी से ज्यादा है। in that case voltage leads current by angle phi. Second case, if XL less than XC, then बताइए tan phi कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और tan phi नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, phi will be नेगेटिव, और phi नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, phi नेगेटिव किधर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये phi नेगेटिव है, I से ऊपर पॉजिटिव और I से नीचे नेगेटिव, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट। अब इसमें वोल्टेज लैग बिहाइंड करेगा। और तीसरा एक केस और बन सकता है बच्चों, थर्ड केस, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, नॉट ग्रेटर, इक्वल टू एक्सी, व्हाट अबाउट tan phi इज इक्वल टू 0, और phi कितना हो जाएगा, 0। और इसमें कहेंगे ये कैसी नेचर होगी, रेजिस्टिव नेचर, रेजिस्टिव नेचर। और ये कैसी नेचर हो गया, इसमें बताओ कौन डोमिनेट करेगा, अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, इट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। कौन सा सर्किट बनेगा ये, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। सो जिसमें एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो उसमें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है। तो ऐसे केस में कहोगे आप क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, डोमिनेटेड सर्किट। So same circuit will behave in 3 different manners. In NCR series circuit, ये जो सर्किट आपने बनाया था, this is R, this is L and this is C, and this is source of alternating EMF, R, L and C, E is equal to E naught sin omega t और E naught sin 2 pi mu t, where XL is equal to 2 pi mu L, XC is equal to 1 upon 2 pi mu C. अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। The current is not only depends on the peak value of the voltage, but also it depends on this frequency also. जो source frequency है, the current is also governed by that, phase difference is also governed by that. अगर हम कहते हैं low frequency है, small frequency का circuit है, then XL will be small. nu की value small होने से XL क्या होगा, small होगा, and when XL is equal to small, this category XL less than XC होगा, tan phi नेगेटिव आएगा, और इसमें क्या करेगा, voltage lags behind। तो आप अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, कौन सी स्मॉल फ्रीक्वेंसी, एट विच एक्सएल इज लेस देन एक्सी, न्यू स्मॉल होने से एक्सएल स्मॉल होगा, या डिनोमिनेटर में स्मॉल होने से एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये जो सर्किट आपका बना है, जिसमें तीनों चीजें लगी हुई हैं, ये सर्किट कहलाता है कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, एंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाई। ओके, सेकंड केस, अगर हम फर्दर फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, और एक फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ऐसे आ जाती है, व्हेन XL is equal to XC at this particular frequency, under that condition XL minus XC will become 0, tan phi will become 0, phi will become 0, और जब phi 0 हो जाएगा, then there is a resistance, resistive nature, voltage and current both are in same phase. Here we can say voltage and current both are in same phase. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाते हैं। और अगर फर्दर हाई फ्रीक्वेंसी लें, ये तो हमने पहले लो फ्रीक्वेंसी की बात की, तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा रिजल्ट आया, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, ठीक है। इस पर कैसा आया, रेजिस्टिव नेचर, रेजिस्टिव नेचर। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल की वैल्यू हाई हो जाएगी, XC will be small because it is in denominator, न्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी XC उतना ही कम होगा। और जब XL ग्रेटर देन XC होगा, तो tan phi कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहां क्या करता है, वोल्टेज लीड्स, लीड्स करंट, लीड्स करंट। और यहां क्या है, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, सेम फेज। और इसमें क्या है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड
current by phase angle phi. So you have three different results and all three results depend on the frequency. इस frequency को change करने के बाद ये frequency decide करेगी whether voltage is leading the current, voltage lags behind the current, or voltage and current both are in same phase. Just like I have given an example, at low frequency, at a small frequency, what happens? Voltage and current are not in same phase, but voltage lags behind the current. Why? Because this XL will be small at low frequency, XC will be large, और जो large होगा, जो बड़ा होगा, वही dominate करेगा. tan phi की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, इसमें lags behind होगा, ठीक है, वोल्टेज पीछे रहेगा. और जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वोल्टेज आगे होगा. तो विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R, L and C, if you change this frequency nu, that at low frequency voltage lags behind the current, at high frequency voltage leads the current, and at a particular frequency, आगे जाके बताएंगे, इसको resonant frequency कहते हैं, at this particular frequency voltage and current both are in same phase. तो इस सर्किट की नेचर क्या होगी, that will be governed by this frequency. ये सर्किट रेजिस्टिव नेचर का भी हो सकता है, ये सर्किट इंडक्टिव नेचर का भी हो सकता है. इंडक्टिव नेचर मींस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस डोमिनेटेड भी हो सकता है. ये सर्किट कैपेसिटेंस डोमिनेटेड भी हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. इस सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट को लीड कर सकता है, वोल्टेज करंट को लैग बिहाइंड हो सकता है, वोल्टेज करंट के कैसा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, सेम फेज में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी. तो बच्चों इसमें फ्रीक्वेंसी का काफी बड़ा रोल होता है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अच्छा देखिए, एक और टर्म आती है जिसमें हमने इसमें इंपीडेंस लिया है, और इंपीडेंस एक टर्म होता है एडमिटेंस. एडमिटेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस 1/z. देखिए दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव टर्म होती है, एक नेगेटिव होती है. ये कोई कंटेनर है, बीकर है, इसमें आधा भरा हुआ है और हाफ खाली है. तो अब इसमें दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइदर यू कैन से इट इज हाफ फिल्ड और यू कैन से इट इज हाफ एम्प्टी, लिख सकते हैं. ऐसे ही एडमिटेंस और इंपीडेंस, इंपीडेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, एडमिटेंस टू एडमिट और टू अलाउ द करंट. तो अगर हम इंपीडेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे कहते हैं एडमिटेंस. क्या कहते हैं, एडमिटेंस. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस. इंपीडेंस, इंपीडेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. यहां एक इंपीडेंस ट्रायंगल भी बनाते हैं. इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल है एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए. देखिए ये इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा. ये क्या था आपका VL माइनस VC, ये क्या था VR, और ये क्या था E0. अब हम E0 को उसमें लिख रहे हैं किसके टर्म्स में, इसको तो लिख देते हैं XL माइनस XC. ये वोल्टेज के टर्म्स में, इंपीडेंस के टर्म्स में लिख दीजिए. इसको लिख देते हैं R और इसको क्या लिख देते हैं Z, और ये एंगल कितना आया था आपका फाई. तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्राइंगल. इसको आप A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको C कह दीजिए. सो इट इज द right angle triangle whose one side is R, another side is XL minus XC. It is perpendicular, it is base, and this is Z. और Z कितना हो जाएगा इससे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. तो इसमें तीनों टर्म्स आ गए. दिस साइड विल रिप्रेजेंट XL माइनस XC, दिस साइड विल रिप्रेजेंट R, and this side will represent impedance of LCR series circuit. So this is called impedance triangle. Okay children, so this is all about LCR series circuit. LCR सीरीज सर्किट के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा डेरिवेशन लिया. देखिए क्या क्या डेरिवेशन करना होता है, तो एक तो हमें इसमें करंट फाइंड करना होता है, और करंट के साथ साथ हम क्या फाइंड करते हैं, जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं कितना होता है, और हम फेज रिलेशन निकालते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. और LCR सीरीज सर्किट में तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये डिपेंड करता है सर्किट की नेचर कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है आपने ली है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे वेदर tan phi पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके अभी इसमें एक फेज और हमें डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, जिसमें XL इक्वल टू XC हमने लिया था, जिसको हमने बताया कि उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो जिसपे रेजिस्टिव नेचर हो जाती है, एट विच द वोल्टेज एंड करंट बिकम इन सेम फेज और आर इन सेम फेज. ठीक है, एंड इट विल बी डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट. अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे.